भाइयों में कमाल भाई मुझको सबसे ज्यादा प्यारे थे। वो मुझसे 2 साल छोटे थे लेकिन कद काठ में बड़े लगते थे। वो मेरा बहुत ख्याल रखते तभी उनको दिल और जान से चाहती थी। शुरू में वो बहुत सीधे सादे और शरीफ थे, लेकिन मैट्रिक के बाद उनको जिस कॉलेज में दाखिला मिला वो खासा बदनाम ज़माना था कि यहाँ तालिब इल्मों की सियासत उरूज पर रहती थी। इसी वजह से पढ़ाई पर कम तवज्जो होती थी। शुरू में तो उन्होंने तालीम पर तवज्जो रखी, उन्हें दिनों माशाल्लाह का दौर ख़त्म हुआ और तालिब इल्मों की यूनियनें बहाल हो गई। कमाल भाई ने भी अपने कॉलेज की यूनियन में दिलचस्पी ली। इस दौरान उनकी दोस्ती कुछ गलत किस्म के लड़कों से हो गई। उन्होंने इन लड़कों के उकसाने पर लीडर बनने का अहद कर लिया और यूं उनकी बर्बादी के दिन शुरू हो गए। अब वो मुस्तकबिल के इंजीनियर, डॉक्टर या एक अच्छा तालिब इल्म बनने के बजाय कुछ और बनते चले गए। पहले उनकी जेब में 50 रुपए भी न होते थे और अब हजारों में खेलने लगे थे। मेरे वालिदैन को खबर न थी कि वो इल्म के महकते फूल चने की बजाय कांटों भरे जंगल की तरफ बढ़ जाएंगे। वो पहले तलबा तंजीम और फिर किसी सियासी पार्टी से मुंसलिक हो गए और फिर उनके आलाकार बनकर रह गए और अपने असल मकसद यानी हुसूल तालीम को ही भुला दिया। बहन भाइयों में सिर्फ मुझे कॉलेज और पार्टी से मुताल्लिक काफ़ी बातें बता दिया करते थे। वो मुझ पर एतमाद करते और अपनी उलझनों के बारे मशवरा भी लिया करते थे, लिहाजा मुझे उनकी सरगर्मियों बारे कुछ न कुछ मालूमात रहती थी। मुझसे यह गलती हुई कि मैंने ये सारी बातें वालिदैन को न बताएं, क्योंकि कमाल कहते थे कि उम्मी अबू को मत बताना, वो खुद तो परेशान होंगे ही मुझको भी परेशान कर देंगे। लिहाजा उनके राजों को घर वालों से पोशीदा रखने लगी। शुरू में उनको माँ बाप का डर था, लेकिन बाद में इस कदर बेखौफ हो गए कि वालिदैन का डर भी निकल गया। एक दिन है उनके कमरे की सफाई कर रही थी, तभी अचानक मेरे हाथ एक किताब लगी जो डब्बे जैसी थी। वो इतनी वजनी थी कि मेरे हाथ से गिर गई। इसे उठाकर खोला तो इसके अंदर एक रिवॉल्वर नस्ब था। मैं हैरान रह गई। ऊपर से तो वो किताब ही लगती थी। मैंने इस किताब को दोबारा इसी जगह अलमारी में रख दिया। जब रात को भाई घर आए तो उनसे इस बारे सवाल किया। उन्होंने टाल मटोल से काम लिया और बोले, इसको मैंने हिफाजत के लिए रखा हुआ है। एक दिन कमाल भाई घर आए तो कुछ परेशान और घबराए हुए थे। आते ही अपने कमरे में जाकर लेट गए। मैं खाने का पूछने गई तो कहा कि भूख नहीं है। क्या कोई बात हो गई है भैया, क्यों परेशान हो? पहले तो कहा कि कुछ नहीं, लेकिन बाद में बता दिया कि 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़े में मुझसे गोली चल गई। जो मुखालिफ ग्रुप के लड़के को लग्यावर वो मौका पर हलाक हो गया। यह सुनकर मैं काम कर रह गई और खामोशी से उनके कमरे से निकल आए। मैं सोफे पर गुमसम बैठी सोच रही थी कि अब क्या होगा। किसी इनफरादी लड़ाई में कोई नहीं मारा गया था, ये तो ग्रुप की लड़ाई थी। वह अब क्यों मेरे भाई को छोड़ने लगे, जरूर कमाल को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि जब एक पूरा ग्रुप दुश्मन हो जाए तो उनकी ताकत बढ़ जाती है। चूंकि यह कत्ल उनके हाथों ग्रुप बंदी के बाइस हुआ था, लिहाजा सियासी जमात ने उनकी पुष्ट पनाही की और उनको गिरफ्तारी से बचा लिया, लेकिन इस गुलू खलासी के इवज अपनी सरगर्मियों में उनकी खिदमात को अपने लिए मशरूत करके इनकी जान छुड़ाई गई। इस वक्त तो कमाल डरा हुआ था, लिहाजा इसने उनकी हर शर्त मान ली कि यह ताकतवरों की पार्टी थी। लेकिन आज के बाद तो चल सो चल, जो वो काम बताते इनको करना ही पड़ता। इसी तरह दोबारा झगड़ों में 3 कारकुनों की हलाकत हो गई। इनमें कमाल भाई ने भी हिस्सा लिया। इसके बाद तो वो नामी ग्रामी बदमाश बन गए। कई डकैतियों और अगवा के इर्तिकाब में भी मुलव्वस किए गए। फिर एक बड़े झगड़े में उनका नाम वाज़े तौर पर आ गया तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। जब कमाल भाई गिरफ्तार हुए तब सूरत हाल घर वालों पर आया हुई, यूं उनके सारे पुल खुल गए। वालिद साहब और बड़े भाई तो शशदर रह गए। वो उन पर बेहद खफा थे। तभी अब्बाजान ने सबको कह दिया कि खबरदार उसके पीछे कोई गया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। अब हमारा इस नाबकार से कुछ वास्ता नहीं। इन दिनों मेरी हालत दीदनी थी। वालिदा का तो बुरा हाल हो चुका था कि न जाने अब क्या होगा। काफी दिन गुजर गए, बात पुरानी हो गई और उनके पीछे कोई भी नहीं गया। लेकिन भाई फिर भाई होता है। बड़े भाई किसी को बताए बगैर चुपके चुपके कमाल से मुलाकातें करते थे। एक दिन वो मेरे कमरे में आए, देखा कि मैं रो रही हूं तो मुझसे रोने की वजह पूछी।
मैंने बताया कि मेरा दिल बहुत बेताब है कमाल भैया से मिलने के लिए। उन्होंने कहा कि कल तैयार रहना, मैं तुमको उनसे मिलवा दूंगा। दूसरे रोज हम बड़े भाई के हमरा जेल गए। मुझे तो बहुत खौफ महसूस हुआ। जेल को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। एक जानिब आम मुजरिम थे, लेकिन कमाल भाई स्टूडेंट लीडर वाले हिस्से में रखे गए थे। पुलिस वाले ने दरवाज़ा खोल दिया। मैं और बड़े भाई अंदर चले गए। कमाल भाई ने चाय और बिस्कुट से हमारी तवाज़ो की। वो अलग कमरे में थे जो साफ सुथरा था। कमाल भैया को जेल में कुछ सहूलतें हासिल थीं, इस वजह से वो परेशान न थे बल्कि सेहतमंद और खुश व खुर्रम नजर आ रहे थे। इनसे मिलने के बाद मैं इतनी खुश थी कि क्या बताओ है। उन्होंने बताया कि अब मेरे सियासी लीडरों और बड़े लोगों से ताल्लुकात हैं। वो जल्द मेरे लिए कुछ न कुछ करेंगे और मैं बाहर जाऊंगा। मैं हैरान थी कि लोग उनको मुजरिम कहते थे और यहाँ उनको इतनी सहूलतें और आराम हासिल था। इनको मुजरिमों के साथ भी नहीं रखा गया था। वो बाहर भी इतने ज्यादा ऐशो आराम में न होंगे जितने अंदर थे। हम तकरीबन 3 घंटे की मुलाकात के बाद घर वापस आ गए। कमाल भाई तकरीब 4 माह बाद रहा हो गए। जब भैया घर आए, अम्मी उनको देखकर रोने लगी। अबू भी रो पड़े। अब बात खुल चुकी थी। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने गाड़ी रख ली जो किसी ने उनको लेकर दे दी थी। अब वो रात को अक्सर गैर हाजिर रहते थे। ज्यादातर कॉलेज के हॉस्टल में रहते। एक दिन वो किसी से फोन पर बात कर रहे थे। मैंने कुछ बातें सुन ली कि एक बड़े सियासतदान का कोई रिश्तेदारान की पुश्तपनाही कर रहा था। ये बातें एक लड़के अहमद के बारे में थीं, जो कमाल भैया के अपने ग्रुप का ही था, लेकिन पैसे के लेन देन पर उनका झगड़ा हो गया था। इस तरह भैया की मुखालिफ ग्रुपों के स्टूडेंट कारकुनों से भी दुश्मनी हो गई थी। गोया मीर अब चारों तरफ से खतरात में घिरा हुआ था। भैया के बारे तमाम रिपोर्टें मुझे अपने कज़िन इब्राहिम से मिलती थी, जो इसी कॉलेज में ज़ेर तालीम था। वो मुझे कमाल के बारे सारे किस्से बता देता था। एक दिन एक सनसनीखेज बात मेरे कज़िन ने बताई कि तकरीबन 10 माह कबल कमाल ने 2 मुखालिफ ग्रुपों के 4 लड़कों को, जिनका ताल्लुक लाहौर ही से था, अपने सरपरस्तों के कहने पर शदीद ज़ख्मी किया था। बाद में इनमें से एक ज़ख्मों की ताब न लाकर हलाक हो गया। यूं कमाल अब दरिंदों की सफ़ में शामिल हो गया। अपने कॉलेज की यूनियन से भी अलहदगी इख्तियार कर ली कि यूनियन वाले उन पर नज़र रखे हुए थे और उनकी सरगर्मियों पर उनको शुकूक व शुबहात थे। वो न जाने कुन हाथों में खेल रहे थे कि उनका तलब इल्म होना भी एक दिखावा था। भैया पर कई केस बन गए, लेकिन उनकी पुश्त पर कुछ मजबूत हाथ थे। वो दूसरी बार अंदर गए, लेकिन चंद माह बाद रहा हो गए। ये खेल था उनके लिए। घर वालों ने बहुत समझाया, मगर उनको तो जैसे कोई नशा लग चुका था कि इंसानी खून अब उनकी नज़रों में कोई वक़्त ना रखता था। ये पैसा और इक़्तिदार हासिल करने का नशा था। उन्होंने किसी की ना सुनी कि उनकी जेबें तो नोटों से भरी रहती थीं। हम में से कभी कोई इन नोटों को हाथ तक ना लगाता था। उनकी अलमारी में कभी नोटों की गड्डी से मेरा हाथ छू जाता तो मैं हाथ खींच लेती, जैसे किसी बड़ी चीज़ से छू गया हो। फिर घर वालों ने भैया पर तवज्जो देनी छोड़ दी। वालिद साहब कहते थे कि हमारी तरफ से भाड़ में जाए। बदमाशी के अलावा वो बड़ा अय्याश भी हो गया था। मेरे मजाए को ख़राब करने वाले हमारे ही कुछ लोग थे, जिनका मुफाद सियासी लोगों से था, जो तालिब इल्म और बेरोज़गार नौजवानों को नौकरियां दिलवाने का वादा करते थे। ये लोग कमाल भाई जैसे लीडरी के शौकीन लड़कों को बढ़ावा देते और बार सोख लोगों के लिए काम करवा कर उनकी जिंदगियां ख़राब कर देते थे। भैया की 2 बड़े ग्रुपों से इंतहाई दुश्मनी थी, जिनको मुक़्तदर लोगों का तहफ़्फ़ुज़ ख़ासा था। भाई का एक मुखालिफ उजीम नामी एक बार अपने दोस्त काशिफ से मिलने समन आबाद आया। ये नौजवान काशिफ मेरे भाई का भी दोस्त था। जीम काशिफ से मिलकर वापस जा रहा था कि इत्तेफाक से कमाल भाई का इससे टकराव हो गया, लेकिन भाई ने इस रोज़ इस पर वार से गुरेज किया कि कहीं काशिफ इसकी जद में ना आ जाए। काशिफ एक खूबसूरत नौजवान था। उसने कई दफ़ा कोशिश की कि इनमें सुलह हो जाए और ये आपस की मुखालफत को ख़त्म कर दे, लेकिन ये ना हो सका। वो अक्सर कमाल भाई से मिलने घर आया करता था। एक बार जब वो भी की गैर मौजूदगी में आया तो मैंने इसे कहा, काशिफ भैया, आप तो 55 से कमाल भाई के दोस्त हो।
आप ही किसी तरह ये दुश्मनियां खत्म कर दो, इनको रास्त पर ले आओ। उसने कहा, बहना, इसकी किसी एक से दुश्मनी हो तो खत्म कर दूं। इस शहर के हर सरफिरे से इसकी दुश्मनी है। मैंने पहले कुछ लोगों से तुम्हारे भाई की दुश्मनी खत्म कराई है, लेकिन सबसे सुलह करवाना मेरे इख्तियार में नहीं है। मैंने अपने कजिन से काशिफ के बारे दरियाफ्त किया तो उसने बताया कि वो भी पहले कुछ अर्सा लीडरी के शौक में रहा है, लेकिन जब इसको आलाकार बनाने की कोशिश की तो इसने दिमाग से काम लिया और उनके जाल में नहीं फंसा कि नक्का इसे दीगर मशागिल से अपनी तालीम और अपना मुस्तकबिल प्यारा है। वो जज्बात से नहीं बल्कि अक्ल से काम लेता है। उसने सब ग्रुपों के साथ बनाकर रखी हुई है। अब मुझे हर लम्हा इस बात का डर रहता था कि हम कहीं अपने भैया से महरूम ना हो जाएं। आखिर वो दिन भी आ गया। बड़ी ईद के चंद रोज बाद भी हमसे मिलकर गए। जैसे ही उन लोगों की गाड़ी चौक में पहुंची, सिग्नल बंद था कि अचानक जीम की गाड़ी इनके साथ अड़की। उन्होंने भैया को देखते ही फायर कर दिए और वो मौके पर हलाक हो गए, जबकि उनका दोस्त शदीद जख्मी हो गया। जब कमाल भाई की लाश घर पहुंची तो मैं उनको देखते ही बेहोश हो गए। वालिद साहब और वालिदा का रो कर बुरा हाल हो गया। एक दिन तो ऐसा होना ही था। कमाल भाई के साथी आए और बहुत दुख के साथ उनकी तदफीन में हिस्सा लिया। इस रोज मुझे बहुत से लोग नजर आए मगर काशिफ दिखाई ना दिया। मैंने कजिन से पूछा, भैया का जिगरी दोस्त नहीं आया? वो बोले, मुझे इसका पता नहीं है, कॉलेज जाऊंगा तो पता करूंगा। कजिन ने कॉलेज से पता किया तो मालूम हुआ कि वो अपने किसी केस की वजह से नहीं आ पाया। उसने जब अखबार में भैया के अफसोसनाक वाक़ये की खबर पड़ी तो फौरन घर आया, बहुत रोया, कहने लगा काश कमाल मेरा कहा मानकर अपने कदम रोक लेता। मैं इसको बहुत समझाता था कि दुश्मनी की फसलें ना उगाओ कि उनको काटना मुश्किल होता है। वो इस रोज़ आखिरी बार हमारे घर आया था। भैया के कातिल तो जेल चले गए, लेकिन हम कमाल के देखने को तरसते रह गए। जब तक जिंदगी है इसके दीदार को तरसना है। दुआ है कि कभी किसी का भाई किसी बहन से जुदा ना हो। काश तालिब अमल तालीम के लिए खुद को वक्फ रखी। सियासत में इस वक्त तक मुलव्वस ना हूँ जब तक तालीम का दौरानिया ख़त्म ना हो जाए, वरना बूढ़े माँ बाप से उनके जवान साल बेटे जद होते रहेंगे।